Welcome to my channel. My name is Omkar and today we are going to continue the फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट. ठीक है ना. आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स पार्ट 1 एंड दिस इज द ऑल एडजस्टमेंट्स का कंटिन्यूएशन पार्ट नंबर 2. सो स्टार्ट करने से पहले गाइज हम रिवाइज करेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने लास्ट टाइम जो है कुछ 11 एडजस्टमेंट्स कवर किए थे. तो स्टार्ट करते हैं उसे फटाफट रिवाइज करना. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा क्लोजिंग स्टॉक का. आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट है. आपके सारे सम्स में आपको एडजस्टमेंट दिखेगा. सो क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे वैल्यू करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू. ठीक है ना. मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इसमें से जो भी विचएवर इज लोअर वो अमाउंट आप कंसिडर करोगे. दूसरे अमाउंट को आप क्या करोगे, सिंपली इग्नोर करोगे. ठीक है. इसके ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. फर्स्ट इफेक्ट तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ठीक है. सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट एसेट साइड. ठीक है. ये एडजस्टमेंट जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था बराबर, तो अभी आपको मेरे साथ जो है रिपीट करना है. ठीक है ना. तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑल एडजस्टमेंट्स आर हैविंग हाउ मेनी इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स. सभी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे. एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. ठीक है ना. तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड. फिर आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, इस साल का एक्सपेंस है पर इस साल पे नहीं किया है, मतलब अगले साल पे करेंगे, मतलब ये अभी भी पे करना बाकी है, मतलब पेएबल है. पेएबल है मतलब क्या, लाइबिलिटी. यस. तो इसका जो है फर्स्ट इफेक्ट, एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा. बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जो है इसका एक इफेक्ट जाएगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस है. बराबर ना. आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे ना. तो हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी कंसर्न एक्सपेंस होगा वहां पे जाके लिख देंगे. जैसे अगर सैलरी है तो लिखेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी. ठीक है ना. 2 इफेक्ट हो गए खत्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के. फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या कि हमने एक्सपेंस को जो है प्रीपे कर दिया. ठीक है. मतलब इस साल 12,000 का एक्सपेंस था, हमने 15,000 पे कर दिए, मतलब 3,000 जो है पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर हमने जो है एडवांस में पे कर दिया है. ठीक है ना. प्रीपे कर दिया है. तो 15,000 हमने पे कर दिया, तो हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिखेगा क्या, टू जो भी आपका कंसर्न एक्सपेंस है वो टू एक्सपेंस कितना, 15,000 आपको दिख रहा है. पर क्या 15,000 में से 3,000 जो है वो क्या इस साल को बिलोंग करता है, क्या नहीं, वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है. मतलब 3,000 क्या है, प्री पेड है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड कंसर्न एक्सपेंस में से क्या करना है, माइनस करना है. कंसर्न एक्सपेंस में से क्या करना है, माइनस करना है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसर्न एक्सपेंस में से पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ठीक है ना. डेबिट में से माइनस किया मतलब क्या, इक्विवेलेंट टू अ क्रेडिट इफेक्ट. ठीक है. और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया, यहाँ पे एसेट साइड में गया. एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस. तो हो गया आपका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट, दोनों इफेक्ट हो गए. हाँ सर हो गए. आगे बढ़े. हाँ बढ़ते हैं. प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या, इनकम इस साल की है क्या, प्री रिसीव्ड है ना, मतलब इस साल की नहीं अगले साल की है और इस साल में मिली है. इट इज अ प्री रिसीव्ड इनकम. फॉर एग्जांपल अगर सपोज आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट इस साल के लिए पर्टेन करता है कितना, 12,000 रुपए का, और आपको कितना मिला है, 18,000 मिला है, यानी कि 6,000 जो है ज्यादा मिला है. 6,000 पर्टेन्स टू दी नेक्स्ट ईयर, और आपको इसी साल में जो है 18,000 रुपीज रिसीव हुए हैं. तो आप क्या करोगे, सिंपली इनकम रिसीव हो तो आप कहाँ लिखोगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. हाँ सर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. पर क्या उसमें से 6,000 रुपये का इनकम इस साल को पर्टेन करता है, बिलोंग करता है, नहीं सर इस साल को बिलोंग नहीं करता, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है. तो क्या करेंगे सर, माइनस कर दो. हाँ तो वही करना है. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जहां आप लिखते हो बाय इनकम रिसीव्ड 18,000, उसमें से 6,000 पर्टेन्स टू नेक्स्ट ईयर ना, तो अभी इस साल माइनस कर दो. तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेस फ्रॉम द कंसर्न इनकम. ठीक है. और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी साइड में. सर लायबिलिटी साइड में क्यों, क्योंकि सर्विसेज रेंडर करना बाकी है. ठीक है ना. ओके. तो फर्स्ट इफेक्ट प्री रिसीव्ड इनकम का पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में. फिर हमने देखा था इनकम रिसीवेबल. इनकम रिसीवेबल मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम. ठीक है ना. मतलब इनकम मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, मिलना बाकी है, मतलब इट इज रिसीवेबल. तो रिसीवेबल्स कहाँ, रिसीवेबल्स देखो, पेबल लाइबिलिटी, रिसीवेबल कहाँ पे, असेट में. ठीक है ना. तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे, एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा. और इनकम है, इनकम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में, बराबर ना. डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेकंड इफेक्ट विल बी वेयर, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट
दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी आपका कवर हो गया। चलते हैं सिक्स एडजस्टमेंट की तरफ। सिक्स एडजस्टमेंट है आपका बैड डेट्स का, सेवंथ है आरडीडी। तो बैड डेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बैड डेट्स, आरडीडी यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्टोरी बताई थी। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था, क्या नाम था मैं भूल गया, क्या मैंने नाम लिए थे, आई थिंक अजय एंड विशाल। ठीक है, तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि अजय ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मतलब वो एक डेटर था मेरा, तो उसने मेरे को पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। सो वो क्या बन गया, बैड डेटर बन गया। ठीक है, तो बैड डेट्स बन गए। ओके, तो मतलब पैसे मुझे मिलने वाले थे पर अब मिलेंगे क्या, नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस ना, पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा क्या, टू बैड डेट्स। जितने पैसे मुझे उससे नहीं मिलेंगे अभी, वो मैं क्या लिखूंगा, पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, रिकॉर्ड कर दूंगा एज ए लॉस, टू बैड डेट्स। ठीक है ना। तो बैड डेट्स की पहली एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स की एंट्री होती है पीनल अकाउंट के डेबिट साइड में। एक इफेक्ट होता है पीनल अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है, और डेटर था ना मेरा, डेटर था, मतलब पैसे उससे मिलने वाले थे पर अभी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, मतलब फर्स्ट इफेक्ट इस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे, असेट्स में, डेटर्स में से क्या करेंगे, माइनस, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर अभी अजय ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मुझे डाउट आया कि अजय के कुछ दोस्त है या अजय जैसे कोई और डेटर्स है, वो भी शायद मुझे पैसे देने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। ऐसा उन्होंने मेरे को मना किया क्या, अजय की तरह। अजय ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं कंगाल हो गया हूँ। बट बाकी के डेटर्स ने मुझे बोला क्या, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ऐसा डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोविजन क्रिएट करूंगा, एक रिजर्व क्रिएट करूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि व्हाट इज प्रूडेंस, इट इज अ सेंसिबल एंड केयरफुल एटीट्यूड विच मेक्स यू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। मतलब वो हमें क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है तो आप उसका जो है प्रोविजन एडवांस में कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम दिख रही है तो उसका प्रोविजन मत करना। इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर रिसीव्ड। बट अगर आपको प्रोबेबल लॉस दिख रहा है तो आप उसके लिए जो है प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट्स के लिए। ठीक है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और क्या, असेट डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो ये हो गया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर आया था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, देखो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब क्या, मैं कुछ मेरे जो डेटर्स है उनको मैं क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। ठीक है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नॉर्मली जो है हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं। तो उसके लिए फ्यूचर में मेरा क्या एक्सपेंस है, तो मेरे को प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन या फिर रिजर्व क्रिएट करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं किन डेटर्स को जो है डिस्काउंट दूंगा, मैं मेरे गुड डेटर्स को जो है डिस्काउंट दूंगा। ठीक है ना, जो मुझे पैसे टाइम पे देंगे मैं ऐसे ही डेटर्स को जो है डिस्काउंट दूंगा। तो मैं क्या, जो मेरे बैड डेट्स है उसके ऊपर मैं डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा क्या, नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि वो गंदे डेटर्स है, गंदे डेटर्स को डिस्काउंट नहीं देते, सिर्फ अच्छे डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, बराबर ना। और मुझे जो लग रहा है कि ये लोग भी मुझे पैसे नहीं देंगे, मतलब मेरे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वाले जो डेटर्स है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या मैं उसे भी इंक्लूड करूंगा कि डिस्काउंट कैलकुलेट करने के टाइम पे, नहीं करूंगा। क्यों, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे अच्छे डेटर्स को ही डिस्काउंट दूंगा। तो मेरे अच्छे डेटर्स कौन है, डेटर्स का जो अमाउंट था उसमें से आपने एक बैड डेट्स हटा दिया, उसमें से आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हटा दिया। अब जो बैलेंस बचा वो मेरे अच्छे डेटर्स है, वो मेरे गुड डेटर्स है, उसमें से मैं क्या करूंगा, उनमें उनके ऊपर मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा डिस्काउंट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन करने के टाइम पे पहले डेटर्स में से आपको बैड डेट्स माइनस करने हैं, फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है, और जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का जो परसेंटेज दिया रहेगा वो अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और डेटर्स में से एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, ओके सर, समझ गए। ये देखना यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली जो इफेक्ट आएगा वो इधर शो किया हुआ है। जैसे बैड डेट्स में क्या होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स दिया रहता है, फिर आपको ट्रायल बैलेंस में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ होता है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। तो जो बैलेंस शीट में आइटम है बैड डेट, उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। ठीक है ना, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ये जो टू बैड डेट्स है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये आया है ट्रायल बैलेंस से। ठीक है ना, फिर ऐड न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कहाँ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। ओके, तो पीएनएल अकाउंट में ये इफेक्ट क्या जाएगा बैड डेट्स का, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना।
फर्स्ट इफेक्ट ये है न्यू बैड डेट्स एड टू ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है ना, ये न्यू बैड डेट्स एड टू ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है ना। फिर आरडीडी अगर दी है एडजस्टमेंट में तो उसे हम पीएनएल डेबिट में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा देखो बैड डेट्स में ही ऐड करेंगे। बैड डेट्स ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ट्रायल बैलेंस में से लिया, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ये आरडीडी कहाँ पे दी होगी, ये आपको बैलेंस शीट में दी होगी, ठीक है ना। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये ओल्ड रिजर्व था, अभी हमने न्यू रिजर्व क्रिएट किया तो ओल्ड रिजर्व को क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। फिर आगे ये इसका अलग एंट्री आएगा टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको कैलकुलेट किस पे करना है समझ गए ना। डेटर्स में से पहले तो बैड डेट्स माइनस करो, ठीक है, जो एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे ना वो, और उसके बाद क्या माइनस करोगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन, नहीं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस करोगे, और फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट देखो कहाँ पे, डेटर्स में से क्या माइनस करोगे, सबसे पहले न्यू बैड डेट्स, ठीक है, फिर आरडीडी और फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखा है। फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट फर्स्ट डिडक्ट बैड डेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट, देन डिडक्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लेटर ऑन डिडक्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, चांसेस ज्यादा है कंफ्यूज होने के, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इफेक्ट अच्छे से देख लेना। इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या शॉर्टकट है, ऑन नो। ऑन नो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, ऑन नो, ठीक है ना। ये क्या है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है ना। ऑन नो ऐसे होता है वो। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स के बाद हमने देखा था इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है, बिजनेस में, तो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, बराबर, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपिटल बिजनेस यूज करेगा तो बिजनेस को, ये बिजनेसमैन को उस कैपिटल को यूज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द बिजनेस मैन, ठीक है ना। तो अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, वेरी गुड। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। दो अकाउंट क्यों लिखे मैंने, क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट, फर्स्ट इफेक्ट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट इज या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसा जो मेथड दिया होगा कैपिटल बनाने का वो फॉलो करना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस। ड्रॉइंग्स कौन करता है, बिजनेसमैन ड्रॉइंग करता है, ठीक है ना। तो इट इज इंटरेस्ट कौन देगा, बिजनेसमैन देगा, किसको देगा, बिजनेस को देगा। तो इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। इनकम है तो इनकम्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम, ठीक है ना। और पार्टनर्स कैपिटल और करंट या फिर करंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या, बिजनेस ने लिया है लोन तो बिजनेस को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। एंड लोन इज व्हाट, लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे किया है क्या, नहीं किया है, एडजस्टमेंट में है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया होगा तो पेएबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया है, पेएबल है मतलब लायबिलिटी है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको एक्सपेंस करके रिकॉर्ड कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन, और जाएगा लायबिलिटी साइड में बिकॉज इट इज स्टिल पेएबल। अभी बढ़ते हैं सेकंड वीडियो की तरफ। सेकंड ये मैंने लास्ट टाइम कवर नहीं किया था, विच इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अबाउट, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब बिजनेस का क्या है, इनकम है। एडजस्टमेंट में दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला,
मतलब इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट जाएगा 100% असेट साइड में, ठीक है ना, एक इफेक्ट 100% असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट असेट साइड एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इनकम फॉर द बिजनेस। इनकम्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों, अभी तक आपको पता है पीएनएल अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains, interest on investment is an income, hence it will be credited to P&L account। हो गया, कितना इजी था, ठीक है। फिर 12th वाले पे आओ, 12th वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, मतलब मेरे गोडाउन में आग लग गई और मेरे गुड्स तबाह हो गए, आई मीन डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। सो इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके मन में आएगा एक सवाल, क्या सर इंश्योरेंस है वो ना, सर इंश्योरेंस, अरे हाँ ठीक है। तो आपके जो है गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो दो चीजें हो सकती है, या तो जो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो इंश्योर्ड थे या फिर अनइंश्योर्ड थे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। अगर इंश्योर्ड थे तो इफेक्ट क्या होगा, और अगर अनइंश्योर्ड थे तो इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं हम अनइंश्योर्ड के लिए, ठीक है। अनइंश्योर्ड सबसे पहले देखेंगे, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है मतलब क्या, मेरे सारे के सारे गुड्स जो है वो जल के खत्म हो गए, मतलब मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया। पूरा का पूरा लॉस हो गया मतलब डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस ना। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जितना मेरा गुड्स था सारा जल के खत्म, तो पूरा अमाउंट जो है मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा, क्योंकि एंटायर अमाउंट जो है वो मेरा लॉस है। तो एक इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना। तो गुड्स की जो भी एंट्री होती है वो हम कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। परचेस किया तो डेबिट करते हैं, सेल करते तो क्रेडिट करते हैं, बराबर ना। मतलब मेरे गुड्स जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए हैं, मतलब जल गए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, बाहर ही जा रहे हैं इन शॉर्ट, तो पूरा हम जो है क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स गोइंग आउट, और बिकॉज इट इज नॉट इंश्योर्ड और पूरा का पूरा मेरा लॉस है, तो मतलब पूरा अमाउंट जो है वो मेरा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा, ठीक है। और अगर सर इंश्योर्ड रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सर इंश्योर्ड रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़े से पैसे हमें देगी, जो भी हम क्लेम करेंगे वो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। ओके, सो वो जो पैसे थोड़े मिलने वाले हैं उसे हम एज अ क्लेम रिसीवेबल, एज अ क्लेम रिसीवेबल करके शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, एवरीथिंग विच इज रिसीवेबल इट इज शोड इन एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अभी मैं इंश्योर्ड की बात कर रहा हूँ, गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो जो भी क्लेम हमने किया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर वो रिसीवेबल है, अमाउंट रिसीवेबल है, तो हम उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ द क्लेम रिसीवेबल, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फुल वैल्यू जो गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ वो लिखेंगे, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट, तो पूरा हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब जो क्लेम हमने किया है और जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल होने वाला है वो हम लिखेंगे असेट साइड में, ओके। बचा कुचा जो अमाउंट है, जो हमारा नुकसान हो गया है, जो इंश्योरेंस एजेंसी हमें पे नहीं करेगी, वो हमारा क्या है, एक्चुअल लॉस है, वो हम लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। समझा, अमाउंट ऑफ लॉस, एक्चुअल लॉस, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे नहीं देगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 40,000 के गुड्स है जो फायर में जल के डिस्ट्रॉय हो गए थे, सो 40,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम 30,000 का, 30,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो 40,000 में रिकॉर्ड करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बैलेंस शीट में मैं लिखे जाऊंगा क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 30,000, और 40,000 माइनस 30,000 जो 10,000 मेरा एक्चुअल लॉस है उसे मैं दिखाऊंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और यही अगर गुड्स मेरे अनइंश्योर्ड होते तो मैं क्या कैसे रिकॉर्ड करता, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 40,000, और क्योंकि ये मेरे अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा 40,000 मेरा लॉस है, तो पूरा का पूरा 40,000 मैं डेबिट करूंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
गुड्स स्टोलन, गुड्स जो है वो चोरी हो गए। देखो चोरी हो गए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के तो बाहर गए ना, तो गुड गोइंग आउट, बराबर। तो एक इफेक्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, एक इफेक्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या हो गया, गुड्स चोरी हो गए तो मेरा लॉस हो गया, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा सेकंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स आर गोइंग आउट, एंड सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट इज माय लॉस। सो सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। देखो वापस से गुड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स गोइंग आउट, ठीक है। और इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो मेरा क्या है, एक्सपेंस ही है या फिर लॉस ही खोल दो, एक प्रकार का लॉस ही है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। और फ्री सैंपल में गुड्स बांटना मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने गुड्स का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो इट इज ऑल्सो एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो अगर एडवर्टीजमेंट पहले से ही ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो जाके उसमें ऐड कर देना, टू एडवर्टीजमेंट लिखना और ऐड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड ये जो है सेकंड इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट अगर पहले से ही ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसमें नीचे ऐड करके लिखना बाय टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। ओके सर, समझ गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन, वापिस से गुड्स जो है बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के बाहर जा रहे हैं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट तो यही आने वाला है। अरे हाँ सर, यही है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितने समझदार हो गए हो तुम लोग। सो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स गोइंग आउट। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, गुड्स विड्रॉन, विड्रॉ मतलब ड्रॉ मतलब पार्टनर्स लेके चले गए, विड्रॉ कौन करेगा ना, पार्टनर्स ही करेंगे। सो गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब क्या, ड्रॉइंग्स, ओके। तो ड्रॉइंग्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन सा साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है ना। ये दो अकाउंट दिए क्योंकि आपको पता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल होगा तो दोनों आएंगे। तो आप ये गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज है वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल में तो नहीं करोगे क्योंकि कैपिटल तो तब फिक्स रहेगा, तो आप रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट तो हम बनाते ही नहीं है, तो इस एंट्री का इफेक्ट आप कहाँ दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, विच साइड, डेबिट साइड, ठीक है ना। वाई डेबिट साइड, बिकॉज द पार्टनर्स आर द रिसीवर, तो डेबिट साइड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अरे सिंपल है, अगर परचेजेस जो है पहले रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करो मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहां पर लिखते हो टू परचेजेस वहां पर ऐड करके लिख दो अनरिकॉर्डेड परचेजेस, ठीक है ना। मतलब अगर आपके परचेजेस जो आपने रिकॉर्ड किए थे वो है 25,000 और एडजस्टमेंट बोलता है कि 5,000 इज अनरिकॉर्डेड परचेज, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू परचेजेस 25,000, इनर कॉलम में ऐड करोगे अनरिकॉर्डेड परचेज 5,000, इनर कॉलम में दोनों का टोटल लिख के आउटर कॉलम में डाल देना 30,000, ओके। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड परचेजेस। अभी अनरिकॉर्डेड परचेज है मतलब क्या, परचेज क्या वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट इज ऑब्वियस दैट जो पैसे देने होंगे क्रेडिटर को वो भी तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। परचेस हम गुड क्रेडिट पे करते हैं तो जो क्रेडिटर्स के पैसे हैं वो भी तो रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, तो जाके क्रेडिटर का बैलेंस जो है वो परचेस के अमाउंट से बढ़ा दो, तो लायबिलिटी साइड में आपके जो क्रेडिटर्स है वो बढ़ जाएंगे, कितने रुपए से, वही अनरिकॉर्डेड परचेस के अमाउंट से, मतलब 5,000 जो है वो अनरिकॉर्डेड था, ठीक है। तो अब जाके लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का बैलेंस भी 5,000 से बढ़ा दो, ठीक है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसमें क्या करोगे, वही करेंगे, क्या करेंगे सर, सेल्स में जाके ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। और अगर हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो जाहिर सी बात है अगर हमने कुछ क्रेडिट पे सेल किया होगा तो हमने डेटर्स का भी बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा,
तो अनरिकॉर्डेड सेल्स के अमाउंट से हम डेटर्स को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना। ओके सर, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये है आपका फेवरेट एडजस्टमेंट 17, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं समझा तो ये एग्जाम्पल से समझ जाओगे। 11th में आपका एडजस्टमेंट आया रहेगा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेस। अभी आपको सबको पता होगा कि मशीनरी अगर इंस्टॉल करने के लिए कुछ वेजेस हमने पे किए हैं तो हम उस एक्सपेंस को क्या करते हैं, मशीनरी के अमाउंट में ऐड करते हैं बैलेंस शीट में, बराबर ना, कैपिटलाइज कर देते हैं। पर एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज ट्रीटेड एज वेजेस ओनली, मतलब उसे मशीनरी में ऐड ना करते हुए हमने उसे वेजेस ही माना है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहां पे हम लिखते हैं टू वेजेस, वहीं पे जाके लिख दिया। ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए था, हमें मशीनरी में ऐड करना चाहिए था वेजेस को। पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेस में लिख दिया, इंक्लूड कर दिया। तो अभी हमको इसको रेक्टिफाई करना है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से जहाँ पे आप लिखते हो टू वेजेस, उसमें से माइनस कर दो ये अमाउंट, और जाके मशीनरी मतलब एसेट साइड में मशीनरी में ऐड कर दो, सिंपल। सो लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है ना। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट होगा उसमें जाके ऐड कर देना एसेट साइड में। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एडजस्टमेंट्स। फिर ये उल्टा, मतलब क्या, ऊपर वाला बोल रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू ट्रीट किया, नीचे बोलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। सो इट वाज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। फॉर एग्जांपल लो रिपेयर्स टू मशीनरी हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, पर हमने रिपेयर्स टू मशीनरी गलती से मशीनरी के अमाउंट में एसेट साइड में ऐड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, एसेट में से माइनस करो। तो फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट, और सेकेंड इफेक्ट इनके डेबिट साइड में जाके लिखो। तो वही ट्रेडिंग और P&L अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू कंसर्न एक्सपेंसेस, वही। समझ गए ना। ओके सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, विच इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ओके, अभी इस जो एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें आप ये एडजस्टमेंट डिटेल में समझोगे। ठीक है। अभी के लिए याद रखना कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट अभी के लिए आप याद रखना। क्या याद रखोगे, एक स्टोरी याद रखना। ठीक है। हम गुड्स जब सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो हमारा जो डेटर है वो हमें पैसे इमीडिएटली तो देगा नहीं, एक महीने के बाद देगा, बराबर। तो वो हमें एक बिल साइन करके, हमारा ही इनवॉइस जो होता है हम उसको देते हैं। ठीक है ना। देखो स्टोरी समझो। मैंने जो है गुड्स सेल किया मेरे डेटर को, मैंने इनवॉइस निकाला और गुड्स के साथ उसे डेटर को दे दिया। डेटर क्या करेगा, उस इनवॉइस पे लिखेगा विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ, और साइन करके मुझे वो बिल वापस दे देगा। ठीक है। तो वो डेटर ने मुझे बिल दिया, तो दैट इज माई बिल रिसीवेबल, मतलब वो मुझे फ्यूचर में क्या रिसीव होगा ना, तो इट इज माई बिल रिसीवेबल। डिटेल में क्या है वो मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखना। ठीक है ना। तो मुझे बिल्स रिसीवेबल कौन देता है, मेरा डेटर देता है। ठीक है ना। जो मुझे एक महीने के बाद उसको जाके वो जो बिल रिसीवेबल है वो शो करना है, और वो मुझे पैसे देगा। अगर उसने पैसे दे दिए, दैट इज उसने बिल का इज्जत रखा। अगर उसने मुझे एक महीने के बाद जब मैं उसे वो बिल शो करूंगा जिसके ऊपर उसकी साइन है और उसने लिखा है कि आई विल पे इट आफ्टर 1 मंथ, और उसने अगर वैसा पे कर दिया एक महीने के बाद जब मैं उसको वो बिल दिखाऊंगा तब उसने मुझे पैसे दे दिए, मतलब उसने बिल की इज्जत रखी, मतलब उसने बिल को क्या किया, ऑनर किया। ठीक है ना। पर अगर एक महीने के बाद जब मैंने उसको वो बिल दिखाया, उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब उसने क्या किया, बिल को डिसऑनर किया। ठीक है ना। पेमेंट कर दिया तो बिल की इज्जत रखी, मतलब बिल इज ऑनर्ड। ठीक है ना। पेमेंट नहीं किया मतलब बिल इज डिसऑनर्ड। ओके, समझा, इतना स्टोरी समझा। तो अभी आते हैं इफेक्ट की तरफ। अभी देखना, जब मैं करता हूँ सेल तो मैं एंट्री क्या पास करता हूँ, सेल करने के टाइम पे मैं एंट्री पास करता हूँ डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट
टू सेल्स। ठीक है, अब जब वो मुझे बिल रिसीवेबल देगा तब मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बिल रिसीवेबल मतलब इट इज कमिंग इन, रिसीवेबल है, असेट है तो डेबिट करूंगा। हु इज द गिवर? डेटर इज द गिवर, तो बिल एंट्री क्या पास करूंगा? बिल रिसीवेबल मतलब इट इज कमिंग इन, रिसीवेबल है, असेट है तो डेबिट करूंगा। हु इज द गिवर? डेटर इज द गिवर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। फर्स्ट एंट्री मैंने क्या की थी? डेटर टू सेल की थी। सेकेंड एंट्री में क्या कर रहा हूँ? बिल रिसीवेबल टू डेटर कर रहा हूँ। ठीक है ना, याद रखना ये एंट्री को, बिल रिसीवेबल टू डेटर मैंने किया। ठीक है, अभी अगर उसने मुझे पैसे दे दिए तो कोई टेंशन नहीं है, कैश टू बिल रिसीवेबल करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, डिसऑनर कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो मैंने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल टू डेटर, उसके बिल जब मैंने लिया था तब मैंने डेटर के बैलेंस को कम किया था, तो उसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब मैंने एंट्री की थी जब मैंने उससे बिल लिया था तभी बिल रिसीवेबल टू डेटर। जब मैंने उससे क्या किया, बिल लिया था तो मैंने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, मैंने डेटर को कर दिया क्रेडिट। ठीक है ना, मतलब डेटर का बैलेंस जो है वो कम हो गया इस अमाउंट से। तो अभी उसने बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। तो मुझे इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी डेटर टू बिल रिसीवेबल करना पड़ेगा, ताकि मेरा डेटर का बैलेंस जो है वो फिर से बढ़ जाए। ठीक है ना, तो मेरा फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? डेटर्स को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा मतलब मुझे डेटर्स में से जो मैंने अमाउंट पहले से डिडक्ट किया हुआ था बिल रिसीवेबल के नाम पे, वो मुझे डेटर में ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड बैक करना पड़ेगा, तो करते हैं ऐड बैक। देखो फर्स्ट इफेक्ट आएगा ऐड टू डेटर्स, असेट साइड में ऐड टू डेटर्स, और बिल्स रिसीवेबल भी असेट साइड में ही दिखाते हैं, तो वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। तो फर्स्ट इसके साथ दोनों इफेक्ट्स जो है वो असेट साइड में ही आने वाले हैं। ठीक है ना, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। असेट साइड में आपने माइनस किया मतलब इक्विवेलेंट टू क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। तो देखो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मैं क्या करूंगा? डेटर्स से ही मैं बिल रिसीवेबल लेता हूँ। ठीक है ना, अभी उसने उस बिल रिसीवेबल को डिसऑनर कर दिया, तो मैं डेटर का बैलेंस फिर से बढ़ाऊंगा और बिल रिसीवेबल को कम करूंगा। तो बिल रिसीवेबल का जो भी मेरा बैलेंस होगा उसमें मैं करूंगा माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर के दो इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इज आई विल add to debtors in balance sheet asset side and I will less that amount from bills receivable। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है ना, देखो मैं ये बिल रिसीवेबल टू डेटर ये एंट्री को रिवर्स कर रहा हूँ ना, ये एंट्री को रिवर्स करूंगा तो क्या होगा? डेटर डेबिट होगा। डेटर डेटर डेबिट था, डेटर क्या होगा? डेटर डेबिट होगा। फिर से डेटर डेबिट हुआ मतलब डेटर कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड में लिखते हैं। डेटर को हमने एक और बार डेबिट किया मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड किया डेटर्स में। ठीक है, और बिल रिसीवेबल को हमने क्या किया? क्रेडिट किया है। इस एंट्री का उल्टा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, तो बिल रिसीवेबल इज अ एसेट, एसेट्स एज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाले आइटम को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब एसेट साइड से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस किया। ठीक है, तो इस एंट्री के दोनों इफेक्ट समझ गए आप लोग? क्या इफेक्ट है? एसेट साइड में ही इसके दोनों इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट ये है कि आप डेटर में से डेटर्स में क्या करोगे? ऐड करोगे, और बिल रिसीवेबल में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, ओके। 19 इज ऑल्सो सिमिलर एडजस्टमेंट, लेकिन ये है बिल पेबल डिसऑनर। मतलब क्या कि मैं क्रेडिटर हूँ, मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्रेडिटर हूँ, किसी का मैं क्रेडिटर हूँ। ठीक है, सॉरी डेटर हूँ मैं किसी का, तो मुझे पैसे देने हैं। ओके, मतलब मेरा जो क्रेडिटर है उसको मैंने बिल साइन करके दे दिया था कि तू 1 महीने बाद आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो अगर जो बिल मैंने उसको साइन करके दिया वो मेरे लिए क्या हुआ? उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, पर मेरे लिए वो बिल पेबल है। ठीक है ना, तो अगर 1 महीने के बाद वो आता है और मैं वो बिल पेबल के पेमेंट कर देता हूँ, तो मैंने उस बिल पेबल को ऑनर किया, मैंने उस बिल पेबल की इज्जत रखी। ठीक है, पर अगर मैं उसका पेमेंट नहीं करता हूं तो मैंने क्या कर दिया? बिल्स पेबल को कर दिया डिसऑनर।
तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, वही सेम जैसे डेटर्स में से मैं ऐड करता था और बिल रिसीवेबल्स में माइनस करता था। तो मेरे जो बिल्स पेएबल है तो मैंने किसको दिए हैं, वो मैंने क्रेडिटर को दिए हैं, बराबर ना। तो अभी अगर मैं बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो मुझे बिल्स पेबल में से माइनस करना होगा और क्रेडिटर के बैलेंस को, लायबिलिटी को फिर से इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने बिल्स पेबल मेरे क्रेडिटर को दिए तब मैंने क्रेडिटर का बैलेंस उस अमाउंट से कम किया होगा, माइनस किया होगा। तो अभी मुझे वही रिवर्स एंट्री पास करनी होगी उसके लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट इफेक्ट इज आई विल ऐड इट बैक टू द creditors, add to creditor, and second effect is I will less it from bills payable, ठीक है। These adjustments are important, याद रखना। बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो असेट साइड में दोनों इफेक्ट आएंगे, बिल्स पेबल डिसऑनर है तो लायबिलिटी साइड में दोनों इफेक्ट आएंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो असेट साइड में सबसे पहले आप डेटर्स में अमाउंट जो बिल डिसऑनर की, रिसीवेबल डिसऑनर की जो अमाउंट है वो ऐड करोगे और बिल रिसीवेबल में से आप माइनस करोगे, ठीक है। और बिल्स पेबल डिसऑनर में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में आप ऐड करोगे और बिल्स पेबल से माइनस करोगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 years। डेफर्ड एक्सपेंस इज सेम एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब पहले ही हमने जो है एक साथ 5 साल के लिए पेमेंट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस साल का जो अमाउंट है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे चुपचाप से, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो एज अ प्रीपेड एक्सपेंस करके एसेट में शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड रिलेटेड टू करंट ईयर, और जो बैलेंस शीट एसेट साइड ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके जो भी बैलेंस अमाउंट है वो हम वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज सेल ऑफ फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स था जिसे हमने गलती से सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीट कर लिया है, तो मतलब हमको सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले तो जाके सेल को रिकॉर्ड करो, तो मतलब सेल्स में आप ऐड करो, बराबर। और जो आपने फर्नीचर को गलती से बेच दिया था वहां से जाके आप माइनस कर देना बैलेंस शीट एसेट साइड में लेस फ्रॉम फर्नीचर, ठीक है ना। सेल ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ फर्नीचर, तो आप गुड्स में जाके ऐड कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको सेल करके दिखा देना, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में से फर्नीचर का जो बैलेंस है वो रिड्यूस कर देना। फिर नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ, देखो पार्टनर को आपने कमीशन दिया मतलब इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज इनकम फ्रॉम हिम, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सिंपल। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स की तरफ। हिडन एडजस्टमेंट आपको दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में ही, साइड में उसके नोट्स लिखे होंगे कुछ इस प्रकार से, देखना यहाँ पे देखो ये लिखा ना फॉर 10 मंथ्स सैलरी रेंट पेड फॉर 10 मंथ। इसका मतलब ये है कि सैलरी जो आपको ट्रायल बैलेंस में दी है वो पे की है सिर्फ 10 मंथ्स के लिए, मतलब 2 मंथ्स के लिए क्या है, स्टिल पेबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 महीने की सैलरी एज आउटस्टैंडिंग ट्रीट करोगे और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 मंथ्स का जो भी अमाउंट आएगा वो लिखोगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। ओके, अभी देखना यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 year एंडिंग 30 जून 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2019। 30 जून 2019 तक की पेमेंट करके रख दी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम की। हमारा ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च। तो मार्च के बाद कितने महीने आते हैं जून तक, अप्रैल मई और जून, 3 महीने। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है, मतलब 3 मंथ्स जो है वो प्री पेड है, बराबर ना। तो माइनस करेंगे एक्सपेंसेस में से पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जहाँ पे हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस
जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे प्रीपेड। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर 15,000 दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स, 1,000 पर मंथ, तो 3,000 इज अ प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो हम करेंगे माइनस, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सिंपल, फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा ये तो आपको पता है, हिडन एडजस्टमेंट है वो ध्यान रखना, ये सब आपको एज ए नोट दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स, देखो मतलब डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो क्या करना है, बिलोंगिंग टू दिस ईयर, जो भी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस 40,000 है, तो आपको उसको डिवाइड बाय 4 करना है। 10,000 आप भी लिखोगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो बैलेंस है 30,000 वो आप लेके जाओगे कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, समझा ना। ओके, नेक्स्ट, रेंट रिसीव। देखो ब्रैकेट में क्या दिया, 11 मतलब 1 महीने का, साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, मतलब 11 महीने का रेंट जो है वो मिल चुका है, 1 महीने का मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और क्या करोगे आप, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट एसेट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा, समझ गए ना। हाँ, फिर नेक्स्ट 10% लोन। लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, 10% मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है। बोरोड ऑन 1 Jan 2018, अकाउंटिंग ईयर एंड्स एट 31 March 2018। इसका मतलब ये है कि 1 Jan में ही मैंने बोरो किया था, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करके आपको एंट्री पास करनी है। इफेक्ट तो आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिक्सटीन परसेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 16% इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है परचेज ऑन 1 Jan 2019, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया था तो उसके ऊपर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, ठीक है। 1 Jan को परचेज किया था, मतलब 3 महीने का हम लोग को इंटरेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है मिलना, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट शो कर देना, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जहाँ पे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। इफेक्ट तो आपको पहले से ही पता है, बस याद रखना कि हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। ऐसा नोट दिया रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, ऐसा नोट। फिर ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसमें 10% जो है आपको पैसे मिलने चाहिए थे, मतलब रिसीवेबल होने चाहिए, पर आपको रिसीव नहीं हुए हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। देख पहले तो चेक करना कि आपको ट्रायल बैलेंस में इनकम दिख रही है क्या, इंटरेस्ट। सपोज अगर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है 10,000, तो आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपीज़ का है क्या ट्रायल बैलेंस में। अगर है तो इसका इफेक्ट हो चुका, मतलब इन्होंने दे चुका है, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। पर अगर नहीं है तो फिर आपको 10% इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग मानकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करोगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और एसेट साइड में लिख लिख दोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना, 10% ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो याद रखना एग्जाम में हिडन एडजस्टमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसको भूल मत जाना। इसके भी 2 इफेक्ट होते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ सम्स जो है वो डिस्कस करूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू गाइस।